अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के 5वें बड़े सोने और तांबे के ज़खायर जो पाकिस्तान में है, रिकोडिक, उनको डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। और वो अच्छा इकदाम ये है कि पाकिस्तान के 6 बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उन्होंने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है नेशनल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी ने एक पूरी फिजिबिलिटी दी है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान को कि वो इन रिकोडिक के ज़खायर को निकालने में, इनको प्रोसेस करने में इंटरेस्ट रखती है। आप हमें इसकी अप्रूवल दें। 2 ज़खायर की उन्होंने डिमांड की है। पहले एक तंजील के ज़खायर हैं जहाँ पर कॉपर है 7 लाख टन, उनको ये कंपनी प्रोसेस करना चाहती है। और इस तंजील के ज़खायर से पाकिस्तान को हर साल $5 अरब के एक्सपोर्ट्स हासिल हो सकती हैं। और दूसरा है रिकोडिक, जो दुनिया की 5वें बड़े सोने और तांबे के ज़खायर हैं। इनके अंदर देखा जाए तो 12 मिलियन टन कॉपर है और 13 मिलियन औंस सोना है। और इनकी वर्थ जो है वो $1200 अरब से ज़ायद बताई जाती है। और ये वाली जो हमारे पास कान है रिकोडिक की, ये हर साल पाकिस्तानी मईशत में $15 अरब शामिल करने की सलाहियत रखती है। $15 अरब यहाँ से और $5 अरब तंजील की जो हमारी कान है उससे हासिल हो सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे अब तक हासिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे गुज़िश्ता हुक्मरानों ने कभी इस मुतालिक कोशिश नहीं की और हमारे बिजनेस ग्रुप्स ने भी कभी इस मुतालिक ध्यान ही नहीं किया। वो सिर्फ टेक्सटाइल मिलों में लगे रहे, शुगर मिलों में लगे रहे। अब जो 6 ग्रुप्स इस फील्ड में आए हैं ये पाकिस्तान के टॉप के ग्रुप्स हैं। इन तमाम ग्रुप्स की अपनी जो माली हैसियत है वो $1200 अरब रुपये की है। और जिस ग्रुप के पास इतने असासे हों इन 6 ग्रुप्स के पास, तो इनके पास कम से कम 50 से 60 अरब रुपए तो अपना कैश होगा जो इन्वेस्ट करने की पोजीशन में है। देखें इनमें ग्रुप्स कौन कौन से बड़े बड़े आप भी जानते होंगे। आरएफ हबीब, ये इक्विटी में भी हैं, ये बैंक्स में भी हैं। फिर मरी पेट्रोलियम, पाकिस्तान की 3-4 बड़ी तेल और गैस की जो कंपनी है उसमें शुमार होती है। फिर लिबर्टी मिल्स, ये पाकिस्तान की बड़ी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनमें शुमार होती हैं। फिर रिलायंस कमोडिटीज़ है। फिर लकी ग्रुप, ये वही ग्रुप है जो लकी यूनस ब्रदर्स वाले जो हैं, ये लोग गाड़ियों में भी हैं, ये लोग सीमेंट में भी हैं। और फिर साउथ वेस्टर्न माइनिंग कंपनी, इन 6 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। ये मिलकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। और दुनिया भर में भी यही होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर जॉइंट वेंचर्स करती हैं। उसके 2-3 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो इनकी एक्सपर्टीज़ आपस में पूल हो जाती हैं, यानी माइनिंग वाला अपनी एक्सपर्टी देगा, सीमेंट वाला अपनी एक्सपर्टी देगा, वो शायद मशीनरी में हेल्प कर दे, टेक्सटाइल वाले अपने पैसे लगाएंगे, एचआर देंगे, तो इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ इकट्ठी होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सबके पैसे लगे होते हैं तो स्टेक्स हाई होते हैं। तो दरमियान में कोई रिश्वत लेने के लिए तंग करे, कोई प्रोडक्ट टोकने के लिए तंग करे, कुछ और सरकारी माल तंग करें, तो इनके हर अलग-अलग बंदे के अपने लिंक्स होते हैं हुकूमत के हद तक। तो वहाँ से ये उस चीज़ को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। एक ग्रुप के 1 लिंक्स होंगे, इन 6 ग्रुपों के 6 लिंक्स होंगे, तो वो एक तगड़ी फोर्स बन जाती है। फिर जब पैसा पूल होता है तो नए आइडियाज़ भी पूल होते हैं। हर कंपनी के अपने नए लोग एचआर के शामिल होते हैं, तो एक अच्छी रिफाइंड चीज़ दुनिया में आती है। तो ये कंपनीज जो है ये पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी जा रही हैं, ख़ुद को जाके वहाँ लिस्ट करके मज़ीद कंपनियाँ छोटी छोटी अपने साथ इंक्लूड करेंगी, जो फाइनेंस में भी हेल्प करेंगी और बाकी इनकी जो वर्किंग है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो एक सवाल हमारे जो कुछ नाउमीद से नाज़रीन है वो ज़रूर उठाएंगे कि जनाब ये काम पाकिस्तान में नहीं होना, पहले नहीं हुआ। तो जनाब मैं इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता, क्योंकि अगर आप पूरे गल्फ़ की मिसाल लें तो जहाँ पर तेल निकला तो उन्होंने पहले दिन तेल खुद निकालना शुरू नहीं किया। सबसे पहले अमेरिका ने आगे कब्ज़ा किया हुआ था, उन्होंने यहाँ पे तेल निकाला, ब्रिटिशर्स ने तेल निकाला, फ्रेंच कंपनियाँ थी, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनसे तेल निकालना सीखा, तेल की प्रोसेसिंग सीखी, प्लांट्स लगाए और फिर आहिस्ता 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 उन्हें आकर कैप्चर किया। आज अरामको जो है वो दुनिया की 3 बड़ी जो मालदार कंपनी है उनमें शुमार होती है, जो सऊदीया की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है, तो उसकी जो मलकियत है वो सऊदी हुकूमत की है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी ये काम कर सकता है। पाकिस्तान ने आज तक इस तरफ फोकस नहीं किया। अब करने का काम असल प्राइम मिनिस्टर का है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इनिशिएटिव लें। जिस तरह वो हाउसिंग के लिए हर हफ्ते मीटिंग बुलाते हैं, दूसरे वीकली मीटिंग बुलाते हैं, इस टॉपिक पर भी हर हफ्ते मीटिंग बुलाएं, इन कंपनीज को ऑन बोर्ड करें, इनको फैसिलिटेट करें और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक स्पेशल सेल बनाया जाए जो कि प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में काम करें। इन तमाम लोगों को इश्यूज़ कोई ना हो। तो इन कंपनियों के पास पैसा भी है, इनके पास सलाहियत भी है, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी एचआर मौजूद है। हम अगर एटम बम बना सकते हैं तो सोना और तांबा रिफाइन करने का कोई बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है।
तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें। अगले 3 से 4 साल में हमारी ये दोनों माइंस जो हैं वो कारामद हो सकती हैं और हर साल हमें 20 अरब डॉलर्स जो हैं वो ये कमा कर दे सकती हैं। इस वक्त हम जो मिनरल के एक्सपोर्ट से पैसे कमा रहे हैं वो सिर्फ 1 अरब 10-12 करोड़ डॉलर्स हैं और हमारे जीडीपी में इन मिनरल्स का जो हिस्सा है वो 1% है तकरीबन। और अगर ये देखें कि पाकिस्तान में कितनी अकसाम के मिनरल्स पाए जाते हैं तो पाकिस्तान में 92 अकसाम के मुख्तलिफ मिनरल्स हैं। यहाँ पे चाइना बहुत सारी माइनिंग करता है। वो चाइना करता है यहाँ से क्या है, हमारी चूंकि अपनी नाहली भी है। अब चाइना जो सैंडक के मुकाम पे कॉपर निकालता है वो यहाँ से रॉ हालत में ले जाता है और तकरीबन पाकिस्तान को उसका 900 रुपये अदा करता है। तो अब वो कॉपर चाइना में जाकर प्रोसेस होता है और वही कॉपर हम जो है वो तकरीबन 3000 रुपये किलो ख़रीदते हैं। मसलन छोटी सी मिसाल है, जो एसीओं के पाइप होते हैं स्प्लिट एसी के, वो कॉपर के बने होते हैं, तो वो पाकिस्तान में तकरीबन 3000, 3300 रुपये किलो के हिसाब से हम अपना गया हुआ कॉपर वापस खरीदते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू एडिशन की सहूलत नहीं है इतनी बड़ी। तो अब हुकूमत ने ये भी करना है कि यहाँ से जो गोल्ड, कॉपर और दीगर मिनरल्स निकलेंगे, बेतहाशा मिनरल निकलेंगे जो एसोसिएटेड मिनरल्स होते हैं जैसे कोबाल्ट वगैरह, उन तमाम की वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में ही लगे। ये ना हो कि यहाँ से जो मिनरल निकाले जाएँ वो कहीं और जाके प्रोसेस हों। हमें पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सबसे पहले बलूचिस्तान के अंदर जहाँ से ये चीज़ें निकलेंगी उसके पास फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, प्रोसेसिंग मिल्स लगानी चाहिए, वहाँ पर तमाम अशिया बने और फिर दीगर मुल्क के अंदर, पूरे के अंदर पाकिस्तान में उसको बांटा जाए। पहले बलोचियों को, हमारे भाइयों को जॉब्स मिले, फिर पूरे पाकिस्तानियों को जॉब मिले और उसके बाद हम यहाँ से वैल्यू एडिड चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें, ना कि खाम हालत में। आप मिसाल लीजिए कि खाम हालत में हम 900 रुपया कमा रहे हैं, जबकि उससे 3-4 गुना महंगा हम वैल्यू एडिड कॉपर ख़रीदते हैं और जॉब्स भी चाइना में क्रिएट हो रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और हमें डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें आखिर में कि जो पाकिस्तान का रिको डिक का केस चल रहा है उसमें भी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान उस रिको डिक के केस में करप्शन के जो अनासर थे उनको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रहा है। 4 से 5 अहम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में रिश्वतें लेकर रिको डिक के ऊपर काम करने वाली साबका कंपनी को ऑब्लाइज किया था, मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की थी। तो उस सिलसिले में अगर पाकिस्तान अपना केस बना पाता है, जैसे कि पाकिस्तान ने कारके का जो शिप था, तुर्की का एक जो पावर प्लांट का शिप आया था, उसके अंदर पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का जुर्माना हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस केस के अंदर जो रिश्वतें लेने वाले लोग थे उनको पकड़ा। जब उनको पकड़ लिया तो उसी आलमी अदालत में जाकर उनको प्रूफ करने लगे तो तैयब उर्दुगान साहब अपनी उस करप्ट कंपनी को बचाने के लिए इमरान खान के पास आए और उनको कहा जी हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। और इमरान खान साहब ने फयाजी दिखाते हुए उनको माफ़ कर दिया, जाने दिया। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि उनसे जुर्माना वसूल करना चाहिए था उस कंपनी से जो उसने रिश्वतें दी और पाकिस्तान के पैसे ज़ाया किए। आलमी सतह पर हमें केस लड़ने पड़े, मुल्क के अंदर हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हमने फयाजी दिखाते हुए तुर्की को सारे पैसे बख्श दिए। तो अगर तुर्की जैसा मुल्क, तैयब उर्दुगान जैसा लीडर एक करप्ट कंपनी को बचाने के लिए मैदान में आया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि इतने बड़े इनिशिएटिव के ऊपर उन करप्ट अनासर को 5, 7, 10 बड़े अफसरान को पकड़ के उनसे कन्फेशन करवा के उन लोगों को पेश किया जाए आलमी अदालत में और वहाँ पर साबित किया जाए कि इस कंपनी ने रिको डिक के अंदर फेवर्स लेने के लिए गलत जो साइन किए मुआहदे उनके लिए रिश्वतें दी हैं। वो आलमी अदालत भी फौरी तौर पर उनका केस खारिज कर देगी, क्योंकि कारके में होने लगा था तो फ़ौरन वहाँ से भाग गया तुर्की। हमारे पास ऑप्शंस हैं, नैब इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तगड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1994 से इस पर रिश्वतें ली जाती रही, बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और एक बदबख्त सेक्रेटरी जिसने 1 अरब रुपया रिश्वत ली और इस 1200 अरब डॉलर्स के हमारे ख़जाने को बेच दिया, उसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर वो ज़िंदा है तो उसको पाबंदी सलासिल करना चाहिए, अगर मर गया है तो उसकी तस्वीर अखबारात में शाया करनी चाहिए ताकि आने वालों की इबरत हासिल हो कि मरने के बाद भी बदनामी अल्लाह ताला ने इस शख्स के मुकद्दर में रखी कि कितने थोड़े पैसों के लिए अपनी कौम का मुस्तकबिल बेच गया। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला की दी हुई इतनी बड़ी नेमतों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम में लेकर आएँ। अल्लाह ने के बाद।